निलेश भाई, एक चीज़ मैं कहूँ आपसे, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि शायद पहली बार लाइफ में 11:30 बजे आपने एक इंटरव्यू किया है, और मैं भी शायद पहली बार रात को 11:30 बजे स्टूडियोज में है। स्टूडियो में हूँ। और देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, आज नींद हम में से किसी को नहीं आनी है। आज नींद हम में से किसी को नहीं आनी है। आज हम सब उठे रहने वाले हैं, और ये बिल्कुल हमारी पूरी प्रेयर्स हमारी फोर्सेस के साथ हैं। हमारी पूरी प्रेयर्स उन बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ हैं, वहाँ के नागरिकों के साथ हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे और पूरा नॉर्थ इंडिया वाला जो इलाका है, वहाँ पे जो भी लोग हैं, ऑब्वियसली उनके लिए इस समय थोड़ी सी सिचुएशन और टफ है, क्योंकि उनको इस समय थोड़ा डर भी लग रहा होगा। लेकिन खैर, हमारी आर्म फोर्सेस तैयार है हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए। निलेश भाई, एक दो आखिरी सवाल लूँगा आपसे, ज़्यादा टाइम आपको लेना नहीं चाहूँगा इस समय, क्योंकि काफ़ी रात हो रही है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो, और गिरेगा जो लग रहा है देखकर एक बार के लिए, तो कौन कौन सी थीम्स होंगी जो इस समय बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी? एक थीम जो शायद कल नहीं गिरे वो डिफेंस रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध के माहौल में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होती है, भाव के ऊपर भी ज्यादा निगोशिएशन नहीं होता, एंड डिफेंस स्टॉक्स, डिफेंस कंपनीज, डिफेंस सेक्टर को शायद इस माहौल में फायदा हो जाए। बाकी सारे सेक्टर शायद कल नीचे खुले, जैसे आज गिफ्ट निफ्टी अंदेशा दे रही है। बट इस माहौल में अभी भी मैं यही कहूंगा कि अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी, बट बैक टू बेसिक जाने में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। हमें लगता है अनुज भाई, कंजम्पशन क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आने वाले 24 से 30 महीनों के लिए एक हाईवे दिख रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स रिबेट टैक्स पेयर के हाथ में दी है। उसका अब ज्यादातर पैसा खर्चा होगा, सेविंग्स में शायद नहीं जाएगा। ब्याज की दरें कटी है तो ईएमआई की बर्डन कम हुई है। ज्यादातर पैसा सेविंग्स में जाएगा, बट कुछ पैसा खर्चा भी होगा। ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $60-65 के आसपास आ गए हैं, तो पेट्रोल डीजल प्राइस में कटौती होने की संभावना है। वह पैसा भी कंजम्पशन में लगेगा। 2027 में 8th पे कमीशन इफेक्टिव होगा, तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जेब में जाएगा। कुल मिला के टैक्स रियायत, ईएमआई बर्डन में कटौती, पोटेंशियल पेट्रोल डीजल प्राइस में कटौती और 8th पे कमीशन का पैसा, ये सारी चीजें मिला के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस को आने वाले 24 से 30 महीनों के लिए सपोर्ट करता रहेगा। और इस करेक्शन में, इस अनसर्टेनिटी के माहौल में उस क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए। भाई, मेरे साथ लक्ष्मण जी और विपिन जी भी हैं, हमारे दो सीनियर एडिटर्स। आई एम श्योर कि आप की दोनों से बात हुई है। और लक्ष्मण जी तो खैर, आप जब आप शो में होते हैं कई बार इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ते भी रहते हैं। वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी, बताइए, पूछिए। नीलेश जी, नीलेश सर, मुझे आपको पता है, मुझे शेयर मार्केट की बहुत समझ नहीं है। अभी मैं चर्चा कर रहा था पिछले 3 घंटे से, तो बात यहाँ तक चली कि जब भारत इतना कुछ कर ही दिया है तो लगे यहाँ आप आगे तक बढ़ जाए, इस्लामाबाद सियालकोट तक पहुँच ही गए। तो अब मैं आपको देखा तो मुझे चिंता ये हो रही है कि अगर मान लिया हम वहाँ तक पहुँच जाएँ तो कराची स्टॉक एक्सचेंज बड़ा गिर गया है, पाकिस्तान का मार्केट का पी रेशियो बड़ा कम हो गया है, तो क्या उसको मिला ही लेना चाहिए? क्या सेबी की जिम्मेदारी बढ़ा देनी चाहिए? तो लक्ष्मण भाई, हम लोग ने कभी भी पाकिस्तान को एज अ स्टॉक मार्केट देखा नहीं था। बिल्कुल। बट जब युद्ध की संभावनाएं उरी और बालाकोट के समय बढ़ने लगी, तो हम कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखने लगे। एक मतलब आश्चर्य की बात यह है कि तकरीबन वहां की 40% कंपनी की मार्केट कैप वह फौजी रिलेटेड कंपनीज, फौजी रिलेटेड फैमिली ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो जब कराची स्टॉक एक्सचेंज गिरता है तो आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध की संभावनाएं बढ़ती है, और जब वो ऊपर जाता है तब आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध की संभावनाएं कम होती है। तो मतलब
निवेश करने के मामले से नहीं, बट युद्ध की संभावना के मामले से हम लोग कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखने लगे। एंड हमारी बहुत सारी कंपनियां किसी जमाने में कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी थी। इनफैक्ट हमारी एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जब बहुत साल पहले मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला था कि एक जमाने में ये कंपनी शुरू हुई थी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम पे। फिर इंडिपेंडेंस के वक्त मोहम्मद वहां पे चले गए, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर या ऐसे कुछ टॉप के मिनिस्टर बने, और महिंद्रा यहाँ पे रह के महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गई। आज हमारी सबसे दिग्गज ग्रुप में महिंद्रा एंड महिंद्रा आता है। तो उनकी कहानी भी किसी जमाने में अखंड भारत में ऐसे चालू हुई थी। एक सवाल मेरा है सही। आपसे, मैं विपिन बोल रहा हूँ। आपसे कई बार टीवी पे, कई बार प्रोग्राम्स में भी मुलाकात होती है, रियल एस्टेट पे भी आपसे कई बार बात हो चुकी है अलग अलग कॉन्क्लेव में। लेकिन ऐसा कहते हैं, भगवान न करे ये हो, कि वॉर्स होते हैं, बदकिस्मती वाली बात होती है, लेकिन होते तो उनका इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट होता है और सर्टेन टाइम वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। क्या ऐसी कोई चीज़ आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? वॉर अच्छी बात नहीं, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी है, लेकिन कई बार वो इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा भी कर जाता है। एक हमने जो देखा है कि कई बार रिसर्च के ब्रेक थ्रू, कटिंग एज इनोवेशन, कटिंग एज रिसर्च मिलिट्री के जरिए आता है। आज के इंटरनेट मिलिट्री रिसर्च की बदौलत है। आज के बहुत सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलिट्री रिसर्च की बदौलत है। तो एक बार अगर देश इस दिशा पे निवेश करे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमें किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और पूरी जोर लगा दे, तो उसकी बेनिफिट शायद हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। एक समय था विपिन भाई, हम लोग अनाज की आयात करते थे। PL 480 के नीचे अमेरिका हमें लाल गेहूं भेजता था और उसके जरिए हम भूखमरे से बचते थे। जब युद्ध चालू हुआ 70 के दशक में, तो अमेरिका ने वो बंद कर दिया। हमारे अभिमान पे, स्वाभिमान पे उन्होंने चोट पहुंचाई, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए हम अनाज में आत्मनिर्भर बन गए। तो जैसे 1970-71 के युद्ध ने भारत को अनाज की आयात में आत्मनिर्भर कर दिया, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया, वैसे ही मैं चाहूंगा कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। आज हम दुनिया की जेनेरिक फार्मा मैन्युफैक्चरर है, बट हमारे पास बल्क ड्रग्स और API बनाने की कोई उतनी सारी कैपेसिटी नहीं है। 3 दशक के बाद हम पेनिसिलिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में इस मिलिट्री रिसर्च की वजह से, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतना फोकस करें कि फिर कभी हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। इनफैक्ट लोग हमारी तरफ मुखातिर हो कि चलो भारत से R&D लेते हैं, भारत से टेक्नोलॉजी लेते हैं। ओके। चलिए ठीक है नीलेश भाई, वैसे ही काफ़ी क्लोज टू मिडनाइट है। एक आपसे पॉसिबली फिर आखिरी सवाल, देश के नाम आपका क्या संदेश होगा और इन्वेस्टर्स के नाम? अनुज भाई, एक ही निवेदन होगा, इस वक्त प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है। आप अपने देश की सरकार पे भरोसा रखिए। कल पाकिस्तान ने कहा कि हमने रफाल गिरा दिए, जबकि हकीकत ये थी कि उनके JF-17 और F-16 गिरे हुए थे। तो कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आपको लगे कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कोई झूठी खबरें फैला रहा है, तब उसका अनुमोदन नहीं करिए, उसका विरोध करिए, उसे फटकार दीजिए और उसे समझाइए कि भाई इस माहौल में एनिमी देश की प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहा है। अपने देश के ऊपर भरोसा रख, अपने देश की सरकार के ऊपर, अपने देश के सैन्य के ऊपर भरोसा रख। एक ऐसा नागरिक बन कि सरहद पे जो जवान लड़ रहा है उसे लगे मैं अच्छे नागरिक के लिए लड़ रहा हूं। मैं अच्छा सैनिक तो नहीं बन सकता इस उम्र में, बट ऐसा नागरिक तो बन सकता हूं कि मेरे लिए लड़ने में जवान को फख्र महसूस हो। क्या बात कही नीलेश भाई आपने, सच बताऊं तो दिल को छूने वाली बात कही है आपने। और